नमस्कार। मैं शान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68 बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जीव विज्ञान के एमसीक्यू हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 225 तक कल हम लोगों ने आपस में चर्चा कर ली थी और प्रश्न नंबर 226 आपके सामने है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न आपसे कह रहा है कि शरीर का कौन सा हिस्सा तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों का के प्रति प्रतिक्रिया करता है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के रिगार्ड में आपसे दिए हुए इसमें ये ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है रिसेप्टर, दूसरा है इफेक्टर, तीसरा है नर्व्स, चौथा है मसल्स, पांचवा है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। तो इसको पहले समझते हैं कि प्रक्रिया होती क्या है। मान लीजिए कि आपने कोई गरम चम्मच छू ली, तो गरम चम्मच किससे? हाथ से छुइए। तो हाथ से छुइए तो आपकी उंगलियों पे से सिग्नल जाएगा किसको? आपके मस्तिष्क को। तो आपका हाथ यहाँ क्या हो गया? रिसेप्टर। ठीक है, क्यों? रिसीव कर रहा है सबसे पहले। भाई हाथ की जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है, उसने छुआ और उसको छूते ही पता चल गया जी ये तो गर्म है। तो ये गर्म होना एक तरह का रिसेप्शन सिग्नल है जो मस्तिष्क को जाएगा। अब मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क में क्या होंगे? नर्व्स होंगी। ठीक है, न्यूरॉन्स होते हैं। उनमें ये चीज़ जो है आपस वहाँ से जब ये सिग्नल पहुँचेगा तो मस्तिष्क के प्रति प्रतिक्रिया करेगा। क्या प्रतिक्रिया? कि इसे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो अब ये जो सिग्नल आ रहा है लौट के, ये किसको पहुँचेगा? ये पहुँचेगा मांसपेशियों को, और मांसपेशियों से आगे बढ़ेगा इफेक्टर्स को। तो इफेक्टर जो है वो रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो प्रभावक या इफेक्टर जो है फाइनली कंप्लीट करेंगे। और ये वही पूछ रहा है कि जो है रिस्पॉन्ड कौन करता है। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 227 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, एक न्यूरॉन की कोशिका शरीर पर सबसे लंबे फाइबर को क्या कहा जाता है? द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज। कल हमने देखा था, ज़रा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एक बार फिर बना लेते हैं। कुछ देखिए, डायग्राम बहुत साफ नहीं बन रहा है इसमें, पर समझिएगा कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है, बहुत साफ नहीं बना है डायग्राम। तो पूछ रहा है कि न्यूरॉन की कोशिका में सबसे लंबा जो अंग है उसको क्या कहते हैं, पोर्शन को? तो क्या साइटोप्लाज्म में? साइटोप्लाज्म तो अंदर भरा रहता है, ये होगा नहीं। ठीक है, डेंड्राइट ये छोटे वाले होते हैं इधर। एक्सॉन, ये सबसे लंबा एक्सॉन ही होता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सॉन या अक्षतंतु। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 228 आपके सामने प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सेरिब्रम का मुख्य कार्य क्या है? सोचना, ऑप्शन बी संतुलन, ऑप्शन सी या गा कह रहा है स्मृति, मेमोरी, ऑप्शन डी हियरिंग या श्रवण, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो सेरिब्रम होता है वो दिमाग का या मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये देखिए, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर ये है, मान लीजिए दिमाग एक तरफ से देख रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा है, ये सेरिब्रम है, सबसे बड़ा हिस्सा मस्तिष्क का। और ये मस्तिष्क का आगे वाला भाग होता है जिसको हम फ्रंट ब्रेन भी कहते हैं। और सेरिब्रम जो है ये दो हिस्सों में बटा होता है, एक होता है लेफ्ट और एक राइट, सीधा और उल्टा, दो आधे आधे भागों में बटा होता है सेरिब्रम। तो ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि सेरिब्रम का मुख्य कार्य क्या है। तो सेरिब्रम के जो मुख्य कार्य हैं वो आते हैं, जो बॉडी का टेम्परेचर है, तापमान है, उसको रेगुलेट करना। बोलने की जो क्रिया है वो भी सेरिब्रम से मैनेज होती है।
सोचने की प्रक्रिया, जो हम रीज़न करते हैं, किसी से तर्क वितर्क करते हैं, जो हम कोई गुत्थी सुलझाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, हमारे इमोशन हो गए, हमारे लर्निंग की प्रक्रिया, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं वो सब किससे होता है? सेरिब्रम से। और जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं इसके हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 229 आपके सामने। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूसेस थ्रू, स्पायरोगायरा किसके माध्यम से प्रजनन करता है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है नवोदित या बडिंग, ऑप्शन बी है विखंडन या फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन सी है रीजनरेशन या उत्थान, और ऑप्शन डी होगा फिशन। ठीक है, ये नहीं होगा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो थोड़ा देखते हैं कि ये स्पायरोगायरा है क्या। स्पायरोगायरा ना एक तरह की काई है, एल्गी। तो ये पूछ रहा है कि बताइए स्पायरोगायरा कैसे करता है, तो देख लेते हैं। जो स्पायरोगायरा है ना, वो करता है फ्रेगमेंटेशन या विखंडन की प्रक्रिया। अभी थोड़ा और इसमें बात करेंगे कि जो विखंडन की प्रक्रिया है, फ्रेगमेंटेशन और फिशन भी एक तरह का विखंडन ही है, तो उनमें फ़र्क क्या है। देखिए फिशन में क्या होता है कि कोई भी जो जीव है या कोई भी माइक्रो सूक्ष्म जीव है, वो क्या करेगा, फिशन में दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन या द्वि विखंडन। और फ्रेगमेंटेशन में दो से ज़्यादा हिस्सों में बढ़ जाएगा, उसको कहेंगे हम फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों में बिखर जाना। ठीक, इस तरह से फ्रेगमेंटेशन को समझ सकते हैं। तो जो स्पायरोगायरा है इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन। जो बडिंग की प्रक्रिया है ये पाई जाती है हाइड्रा में। हाइड्रा नामक एक सूक्ष्म जीव होता है, उसमें होती है। हाइड्रा में होता है नवोदित या बडिंग। जो फिशन है वो हमें देखने को मिलता है अमीबा में। अमीबा जो है वो हमेशा बाइनरी फिशन से टूटता है। ठीक है, आशा करता हूँ प्रश्न आपको और उत्तर इसका समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। 67 और 68 बीपीएससी के लिए मेंस क्लासेस हमारे यहाँ 3 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं, और 68 बीपीएससी के प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए क्लासेस 2 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं। प्रश्न नंबर 230 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है द सीड दैट कंटेन फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड एज। देखिए इसको हिंदी में सिंपल से समझ लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो बीज होता है उसके अंदर भविष्य का कह लीजिए या पेड़ का जो आगे चल के पेड़ बनेगा उसका एक सूक्ष्म हिस्सा होता है, उसके बारे में पूछ रहा है, उसको क्या कहते हैं। और ध्यान रखिएगा ये बीज के अंदर होता है उसके बारे में पूछ रहा है। ऐसे तो हम लोग पूरा बीज ही लगाते हैं, ये हिस्सा अलग करके तो लगाते नहीं हैं। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है बीज कोट, ऑप्शन बी है कॉटिलिडन, ऑप्शन सी है जर्म सेल या रोगाणु कोशिकाएं, ऑप्शन डी है एम्ब्रियो या भ्रूण, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। तो अब देखिए समझते हैं। जो जर्म सेल है ये क्या होता है ना, जर्म सेल होता है सेक्स सेल जो होते हैं। ठीक है ना, कोशिकाएं हैं केवल, इतना आप फिलहाल समझिए, कोशिकाओं की बात हो रही है। और जो बीज होता है वो दो कोशिकाएं जो सेक्स क्रोमोजो आपके सेक्स सेल्स हैं, जो मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूज़ होने से बनता है। हम लोगों ने ये चीज़ फ्लावर वाले हिस्से में एक बार विस्तार से चर्चा की थी कि जो मेल पोर्शन है, जो पराग है, वो आके जब ओवरी में फ्यूज़ करेगा तो ओवरी फल बन जाएगी और अंदर बनेगा एम्ब्रियो। ठीक है, और यही एम्ब्रियो आगे चल के बनेगा पौधा। तो उसका सही उत्तर तो बहरहाल भ्रूण हो जाएगा। अब सीड कोट क्यों नहीं होगा? जो बीज कोट होता है बीज का ऊपरी भाग हो गया। कॉटिलिडन क्या होते हैं? कॉटिलिडन के बारे में हम बात ही कर चुके हैं। कॉटिलिडन या तो आपके जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो मोनोकॉट्स होंगे या डाइकॉट्स होंगे। तो कॉटिलिडन क्या होता है? एक तरह समझ लीजिए कि जो पूरा बीज है
वो अगर दो हिस्सों में टूट जाएगा तो डाइकोटिलेडन बोला जाएगा, दो बराबर हिस्सों में टूटेगा। अगर एक हिस्से में रहेगा तो वो मोनोकोटिलेडन बोलेगा। ये दोनों ही एंजियोस्पर्म के प्रकार हैं। ठीक है, कोशिकाओं का कोई लेना देना नहीं है। भाई परिपक्व हो गया ना, बीज तो बन चुका है, तो इसका सही उत्तर भ्रूण हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे। प्रश्न नंबर 231 आपके सामने। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि अलोंग द पाथ ऑफ द वास्ट डिफरेंस सेक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड ऑफर न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। वास्ट डिफरेंस के मार्ग के साथ कि किस ग्रंथि के स्राव शुक्राणु को पोषण प्रदान करते हैं। देखिए, ये जो है ना मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बात कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि जो वास्ट डिफरेंस होता है वो क्या करता है। वास्ट डिफरेंस का मेन काम है जो टेस्टिस है या जो अंडाशय हैं उनसे स्पर्म को जो है पेनिस के माध्यम, पेनिस जो पूरा पोर्शन है उसके माध्यम से आगे ले जाना, क्योंकि टेस्टिस प्रोड्यूस करती है स्पर्म। ठीक है, और वास्ट डिफरेंस वो नलिका है जो टेस्टिस को पेनिस से जोड़ती है। ठीक है, और ये पूछ रहा है इसी वास्ट डिफरेंस जो नलिका है उसमें शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने के लिए किस ग्रंथि से स्राव और होता है। तो क्या ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, क्या ये सेमिनिकल वेसल है, क्या ये अंडकोश की थैली है, क्या ये यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, ऑड वन आउट करके करते हैं, थोड़ा प्रश्न आसान हो जाएगा। अब आपको पता है कि वास्ट डिफरेंस क्या लेके आ रहा है, स्पर्म्स लेके आ रहा है। कहाँ से, टेस्टिस से। मूत्राशय होगा नहीं, क्यों, इससे पेशाब बाहर आती है, स्पर्म्स नहीं आएंगे। हालांकि जो मेल होता है उसमें दोनों जो हैं वो सेम ही होती हैं, परंतु जो मूत्राशय है वो पूरी तरह से पेशाब ले जाता है, बात ठीक है, पर वास्ट डिफरेंस का मेन कार्य क्या होता है, स्पर्म को ले जाना। ठीक है, तो मूत्राशय हो नहीं सकता। दूसरा कह रहा है अंडकोश की थैली। तो अंडकोश की थैली क्या है, एक तरह का टिश्यू है जो जो टेस्टिकल्स हैं या जो अंडाशय है उनको बाहर से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, सेमिनिकल वेसल, और यही इसका सही उत्तर है। सेमिनिकल वेसल क्या करता है, जो स्पर्म होते हैं जो टेस्टिस से प्रोड्यूस हो रहे हैं या जो अंडाशय से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसे हैं, बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है, तो सेमिनिकल वेसल जो है वो स्राव देता है शुक्राणु को, जिससे शुक्राणु जो है वो वास्ट डिफरेंस में आसानी से निकल पाए और वास्ट डिफरेंस से चिपके नहीं। ठीक है, तो एक तरह से कह लीजिए एक तरह का लुब्रिकेशन या चिकनाई बनाने में मदद करता है, समझने के लिए केवल, है ना। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेमिनिकल पुटिकाएं या सेमिनिकल वेसिकल्स। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है। इस प्रश्न को समझने के लिए आप लोग एक बार ना जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको एक बार देख लीजिएगा गूगल करके, अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 232 आपके सामने। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि उस विशेष ऊतक का नाम बताएं जिसके माध्यम से मनुष्य में भ्रूण को मां के रक्त से पोषण मिलता है। तो देखिए, इसको देख लेते हैं। इसका सही उत्तर तो वैसे प्लेसेंटा होगा। ये एक प्रकार की समझिए रक्त से भरी हुई थैली होती है। ठीक है ना, जो कंबल के रूप में बच्चे के चारों तरफ लिपटी रहती है और सारा पोषण जो है वो बच्चे को इसी प्लेसेंटा से मिलता है। ठीक है, और बच्चे के जन्म के साथ ही ये प्लेसेंटा बाहर आ जाता है और उसको फेंक दिया जाता है जब शिशु का जन्म होता है। और केवल मनुष्यों में नहीं, जितने भी स्तनधारी हैं उसमें प्लेसेंटा में ही बच्चा लिपटा रहता है। ठीक है, विली जो हैं ये आंतों में पाए जाते हैं, हमें पता है। ठीक है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, प्लेसेंटा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है, इसको देखेंगे कि नई प्रजातियों का गठन किया जा सकता है यदि न्यू स्पीसीज में भी फॉर्म्ड इफ, आपके दिए हुए ऑप्शन है डीएनए में जो जर्म कोशिकाएं हैं, ये रोगाणु, जो जर्म कोशिकाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाए तब।
ऑप्शन बी कह रहा है युग्मक में गुणसूत्र आकृति परिवर्तन। ऑप्शन सी कह रहा है आनुवांशिक सामग्री में कोई बदलाव नहीं होता, देयर इज नो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ऑप्शन डी कह रहा है मेटिंग डज नॉट टेक प्लेस, समागम नहीं होता है। तो और ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कहा जा रहा है कि नई प्रजाति का गठन कब होता है। तो प्रजाति कब बनेगी भाई? प्रजाति बनने के लिए क्या चाहिए? कोई भी जो है जीव का निर्माण किससे होता है? हमने पढ़ा हुआ है कि जो आपके सेक्स क्रोमोसोम हैं, जो सेक्स युग्मक हैं, उनका जब आपस में समागम होता है, मतलब एक मादा से और एक नर से जब अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम, अगर हम इंसानों की बात कर ले तो एक्स और वाई आते हैं, ठीक है। एक्स वाई जो पुरुष में रहता है और एक्स एक्स मादा में रहता है, ठीक है। अब अगर इनमें कोई बदलाव होता है तो क्या होगा? अगर बदलाव होगा तो नई प्रजाति बन सकती है, नई स्पीसीज बन सकती है भाई। सेक्स क्रोमोसोम जैसे होंगे वैसा ही शिशु होगा, जैसे माता पिता के क्रोमोसोम आएंगे। तो अगर जो आने वाले क्रोमोसोम हैं या जो आने वाले युग्मक हैं उनमें ही अगर बदलाव हो जाएगा तो नई प्रजाति बन सकती है। तो ऑप्शन बी तो होगा ही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? डीएनए कोशिकाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाए। और ये बात हमें पता है कि क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए रहता है, ठीक है। और ये डीएनए क्या करता है? ये जेनेटिक मटेरियल है और जीन्स को कैरी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? देयर इज नो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक सामग्री में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आनुवांशिक सामग्री में बदलाव नहीं होगा तो नई प्रजाति कैसे बनेगी? तो ये सी तो गलत हो जाएगा ना भाई, ऑप्शन बी के अगेंस्ट हो गया। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? समागम नहीं होगा। तो अगर समागम ही नहीं होगा या मीटिंग ही नहीं होगी तो नई प्रजाति कैसे बनेगी? तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। और चूंकि इसके एक से ज़्यादा सही है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से अधिक, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 234 आपसे कह रहा है कि एक सब्जी की टोकरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखे हुए हैं, तो इनमें से कौन सा सटीक सजातीय संरचनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है? अ बास्केट ऑफ वेजिटेबल कंटेन कैरेट, पोटैटो, रेडिश एंड टोमेटो, विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट द एक्यूरेट होमोलोगस स्ट्रक्चर। कहने का तात्पर्य है कि चार तरह की सब्जियां हैं, अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो दिए गए ऑप्शनों में कोई दो सब्जियां ऐसी हैं जो सजाती हैं, आपको वही पहचाननी है। तो आपके दिए हुए ऑप्शन है, पहला है गाजर और आलू, ऑप्शन बी है गाजर और टमाटर, ऑप्शन सी है गाजर और मूली, और ऑप्शन घा है मूली और आलू, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। देखिए, अगर आप मैंने ये चार सब्जियां देखी भी हैं तो भी आप एक बार को देख के बता सकते हैं कि बड़े एक आसान सी भाषा में कि गाजर और मूली जो है वो दोनों ज़मीन के नीचे उगती हैं और एक तरह की जैसे देखने के पेड़ होते हैं, ठीक है। हालांकि इनमें विस्तार से हम लोग चर्चा कर चुके हैं, पर एक बार छोटा सा जान लेते हैं। इसका सही उत्तर तो गा हो जाएगा, मूली और गाजर। देखिए, आलू जो है वो सोलेनाई फैमिली का है, सोलेनस फैमिली का, ठीक है। और आलू क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम, एक मॉडिफाइड तना है। टमाटर क्या है? टमाटर जो है ये सतह के ऊपर उगता है, ठीक है। दूसरा गाजर और मूली क्या है? ये दोनों ही मॉडिफाइड रूट हैं, ठीक है। हम लोगों ने चीज़ पढ़ी थी कि जो गाजर होती है वो टैप रूट होती है, इस तरह की। गाजर और मूली दोनों ही टैप रूट का उदाहरण है, जबकि आलू क्या है? तना है और टमाटर ज़मीन के ऊपर उगेगा। तो ऑप्शन क्या हो सही हो जाएगा? ऑप्शन सी या गा, मूली और गाजर, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। बीपीएससी 67 तो 68 कोर्स जो है उसके लिए मेंस टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है 2 अक्टूबर से जीएस के लिए, और 1 अक्टूबर से ऑप्शनल टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलोसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस और सोशोलॉजी के लिए। आप लोग ये दिया हुआ नंबर है, इस पर बात करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 235 आपके सामने
प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि पृथ्वी की गहरी परतों में किसी जीव के जीवाश्म की खोज की जाती है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जीव का विलुप्त होना हाल ही में हुआ है। ऑप्शन बी कह रहा है जीवों का विलुप्त होना हजारों साल पहले हुआ है। ऑप्शन सी कह रहा है पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति विलुप्त होने के समय से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है विलुप्त होने का समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जैसा कि हम लोगों ने जानते हैं कि जब पृथ्वी जैसे जैसे बढ़ी आगे, तो जैसे जैसे पृथ्वी पर जीव बने उसके बाद, और जीव जब मरे तो मरने के बाद वो पृथ्वी की सतह के नीचे एक एक करके दफन होने लगे। तो जैसे जैसे मिट्टी की परतें जमती जाएंगी वैसे वैसे परत जमती जाएगी, और जितनी ज़्यादा परतें होंगी, भाई सबसे नीचे वाली सतह सबसे पहले आई, उसके ऊपर जो अलग अलग परतें बनी वो बाद में आई। तो जितनी ज़्यादा जो कोई अगर जीव मरा है और उसके ऊपर जितनी ज़्यादा परतें हैं वो उतना ही पुराना हुआ। ठीक है, हम यही अनुमान लगाते। तो अगर गहरी परतों में है तो हाल में तो हुआ नहीं होगा, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि जीवों का विलुप्त होना हजारों साल पहले हुआ। ये बात सही है, क्योंकि जो परतें हैं वो हजारों सालों में बनती है, धीमे 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 धीमे, है ना। और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 236 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्लेनेरिया किसके माध्यम से प्रजनन करता है। आपके दिए हुए ऑप्शन है बडिंग, ऑप्शन बी है बाइनरी विखंडन, ऑप्शन सी है एसेक्सुअल स्पोर्स या अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा, ऑप्शन डी है फ्रेगमेंटेशन या विखंडन। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो जो प्लेनेरिया है वो फ्रेगमेंटेशन या विखंडन की प्रक्रिया से प्रजनन करता है। ठीक है, बडिंग के बारे में हमने देखा ही है। बडिंग किस में होती है, हाइड्रा में। और जो असेक्सुअल स्पोर्स या अलैंगिक बीजाणुओं किस में होती है, ये होती है आपकी फफूंद में, जो फंगी है उसमें। बाइनरी विखंडन हमने देख ही लिया। ठीक है, और इसका सही उत्तर फिर ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 237 आपके सामने। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि जीवित शरीर के बजाय प्रयोगशाला में होने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, अ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन लेबोरेटरी इंस्टेड ऑफ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इन सीतु, ऑप्शन बी इन विट्रो या कृत्रिम परिवेशी, ऑप्शन सी कह रहा तत्क्षण प्रक्रिया, ऑप्शन डी एक्स सीतु है। ठीक है, और ऑप्शन ई कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए इन सीटू और एक्स सीटू ये दोनों ही जो है कहाँ इस्तेमाल होती है, जब हमें किसी जीव की रक्षा करनी होती है या किसी प्रजाति जो विलुप्त हो रही है उसको बचाना होता है। तो ये दोनों ही जो पर्यावरण में काम आती है। ये कुल मिला के कहा जाता है जब मान लीजिए कि जैसे गिद्ध हैं, गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं धीमे धीमे, तो उनको इन सीतु मतलब ला के हमने जू में रख दिया तो वो इन सीतु हो गए, और एक्स सीतु हो गया कि वहीं हमने जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व में उसको रख दिया या उसके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खुलवा दी, तो वो एक्स सीतु हो गया। तो बात कर रहा है प्रयोगशाला की, ये दो ऑप्शन तो हो गए गलत। तत्क्षण का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन विट्रो कृत्रिम परिवेशीय। ठीक है, देखिए इन विट्रो का एक तरीके से आप जान सकते हैं, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं ना, टेस्ट ट्यूब से जो आईवीएफ की प्रक्रिया कहा जाता है वो क्या है, आई फॉर इन होता है, वी फॉर विट्रो होता है, एफ फॉर फर्टिलाइजेशन होता है। आईवीएफ कहते हैं ना, आजकल बड़ा प्रचलन में है ये। जिन जो है लड़कियों को शादी के बाद बच्चे नहीं होते नेचुरल तरीके से, तो क्या होता है वो आईवीएफ की मदद लेती हैं। ठीक है, तो आईवीएफ क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इसमें क्या होता है, जो मादा और पुरुष से जो गैमेट सेल्स हैं उनको फर्टिलाइज कहाँ किया जाता है, टेस्ट ट्यूब में, मतलब
होना तो चाहिए मादा के भीतर, पर ये मादा के भीतर ना होके टेस्ट ट्यूब में जो है इनको फ्यूज़ किया जाता है, और उसके बाद जब ये एक भ्रूण बन जाता है तो उसको माँ के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, उस एम्ब्रियो को पोजीशन कर दिया जाता है किसमें, फीमेल बॉडी में। ठीक है, अब आगे चलेंगे, हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर लिया आईवीएफ के बारे में। चलिए प्रश्न नंबर 238 को पढ़ते हैं। देखने में प्रश्न काफ़ी लंबा चौड़ा है पर जो है सरल है, ध्यान से पढ़ेंगे। 238 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से वह कथन चुनिए जो एक जीवित वस्तु का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसको समझने के लिए दो चीज़ों को देख लीजिए, एक पत्थर रखा हुआ है और उसके बगल में मान लीजिए कुत्ता बैठा हुआ है। कुत्ता जीवित हो गया, पत्थर निर्जीव हो गया। अब इनके बीच में आपस में अगर आप अंतर कर लेंगे तो ये सवाल बन जाएगा। प्रश्न कह रहा है सभी जीवित चीज़ें प्रजनन करती हैं, तो बात भी सही है, पत्थर तो प्रजनन करेंगे नहीं। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, जो सबसे अच्छा वर्णन करता हो। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है जीवित जीव अपने पूरे जीवन में अंतहीन रूप से बढ़ते हैं, तो ऐसा है क्या? अगर अंतहीन रूप से वो जो कुत्ता बैठा हुआ है वो बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक समय बाद तो वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव होगा। अगर वो अंतहीन बढ़ेगा तो ऐसा तो नहीं है भाई, एक समय के बाद उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ना रुक जाएगी। केवल एक पेड़ ही ऐसा है जो ताउम्र बढ़ता रहता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लंबाई नहीं बढ़ेगी तो शाखाएं बढ़ेंगी। पर कुत्ते के साथ तो ऐसा नहीं कि 4 आज पैर हैं कल 5 हो जाए, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, फिलहाल बी नहीं होगा। बाकी देखते हैं। ऑप्शन सी क्या करें, जीवित जीव वह हैं जो बाहरी उत्तेजनाओं का जवाब देने में सक्षम सक्षम हो। ठीक है, कहने का मतलब है अगर कुत्ते को पत्थर मारोगे तो वो चिल्लाएगा, पत्थर को पत्थर मारोगे तो प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तो ये बात सही हो गई। ऑप्शन बी, और उसी में आगे क्या कह रहा है कि विकसित होते हैं, तो सही बात है, धीमे धीमे विकसित भी होगा जीव, पत्थर नहीं होगा। और आगे क्या कह रहा है, स्वविनिमयन इंटरेक्टिव सिस्टम है। कहने का मतलब है अगर बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब अगर मौसम बदला, ठंड बढ़ी तो उस पर प्रभाव पड़ेगा, हालांकि पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो सकता है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, जीवित जीव वह है जो निर्णय लेने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है, तो ये तो देखिए सरासर गलत हो गया, ऐसा नहीं। हम लोगों के पास मस्तिष्क है सोचने समझने के लिए, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी आई है। ठीक है, तो ये जो है ना कि सभी जीवित चीज़ें प्रजनन करती हैं, ये पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, अरे मान लीजिए इंसान को ही मान लीजिए, अगर जो 23वां क्रोमोसोम का जोड़ा है वो पूर्ण तरह से विकसित नहीं होगा तो क्या होगा, प्रजनन नहीं कर पाएगा वो जीव, जो वो इंसान प्रजनन नहीं कर पाएगा ना भाई। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके आगे चल के संतान नहीं होती, उसका क्या कारण है, वो प्रजनन करने में सक्षम नहीं है, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो पहला वाला पूर्ण तरह से सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसका। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, ध्यान से पढ़ेंगे, डरिएगा नहीं, बड़ा होने से प्रश्न कठिन नहीं हो जाता, पहली ही बात डर निकाल दीजिएगा दिमाग से तो सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। पीपीएससी 68 के लिए क्लास ऑफ टेस्ट सीरीज 2 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर है 8002255086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए प्रश्न 240 आपके सामने, ये बड़ा मज़ेदार प्रश्न है। प्रश्न आपसे कह रहा है, एक छात्र ने बंद पिंजरे के अंदर चूहा रखा तो पाया कि अगले दिन चूहे की मौत हो गई है। चूहे की मृत्यु के पीछे का कारण चुनिए। यहाँ आपको देखिए जासूस बनने के लिए कह रहा है प्रश्न, तो आइए देखते हैं दिए गए इसमें ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है इसे चलने के लिए जगह नहीं मिली, तो क्या चलने के लिए जगह ना मिलने से किसी की मृत्यु हो जाती है? अगर चूहा रात को सो जाएगा तो अगले दिन मरा मिलेगा क्या? तो ऐसा तो नहीं है कि अगर चलने की जगह नहीं मिलेगी, तो ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। ऑप्शन बी क्या कह रहा है,
इसे बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी नहीं मिली। भाई चूहा कोई पौधा तो है नहीं कि सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी, और केवल एक ही दिन हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि जो है 1 साल उसको रोशनी नहीं मिली। और सामान्यतः जो चूहे होते हैं वो अंधेरे में ही रहते हैं, ऐसा तो है नहीं, धूप सेके बगैर उनका काम नहीं चलेगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, इसे सांस लेने के लिए हवा नहीं मिली। तो अब बताइए, सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलेगी तो तुरंत मृत्यु हो जाएगी ना, है कि नहीं? दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, इसे खाने के लिए भोजन नहीं मिला। तो देखिए ऐसा है, खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा तो कुछ दिन तक तो उसका काम चल ही जाएगा, कुछ दिन नहीं तो कम से कम 2 से 3 दिन तो वो रह ही लेगा, उसकी एक दिन के अंदर मृत्यु नहीं होगी। पर सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलेगी तो उसकी निश्चितता मौत हो जाएगी। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 241 आपके सामने। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ, एक द्विपद नामकरण में क्या शामिल हैं दिए हुए ऑप्शंस में से। पहले तो आप हमें एक कमेंट करके बताइए जल्दी से कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। हम लोग कई बार इनके नाम की चर्चा कर चुके हैं। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो सही उत्तर होगा उसको हम लाइक कर देंगे, जिससे और लोग भी इसका उत्तर जान पाएँ। आइए पहले इस प्रश्न को देखते हैं। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है जेनरिक नेम और फैमिली। देखिए इसके प्रश्न के लिए ना, ये हिंदी वाले प्रश्न साइड को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये ठीक नहीं लिखा हुआ है, इससे प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आएगा। पहला कह रहा है हिंदी में भी जेनरिक नेम ही कहेंगे, और फैमिली जो है वो परिवार नहीं हो जाएगा जीव विज्ञान में, ठीक है, वो फैमिली ही रहता है। ऑप्शन बी है क्लास और फाइला। ऑप्शन सी है जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। ऑप्शन डी है फाइला एंड किंगडम। ऑप्शन ई है नेम नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन। तो देखिए जो नॉमेनक्लेचर होता है बाइनोमियल ना, उसमें दो चीज़ें होती है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। इसको थोड़ा सा समझ लेते। जो जेनेरिक नेम है उसमें क्या, पहले चलिए उदाहरण के माध्यम समझते, जल्दी समझ में आएगा। एक नाम लिखते हैं होमो सेपियंस। होमो सेपियंस किसको बोला जाता है, इंसान को बोलते हैं। ये इनका साइंटिफिक नेम है। द्विपद नामकरण जो है सेपियंस, ठीक है। तो होमो सेपियंस में जो जेनेरिक नेम है वो क्या हो गया, होमो, और सेपियंस क्या हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। एपिथेट जो है वो क्या हो गया, सेपियंस, और होमो हो गया जीनस नेम। तो जो आपका जेनरिक नेम है वो क्या बताएगा, जीनस, ऑर्गेनिज्म का जीनस क्या है, और आपका एपिथेट क्या बताएगा कि किस स्पीसीज का वो है, प्रजाति कौन सी है उसको बताएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं किसमें, एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, द्विपद जो नामकरण है उसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम लोग कई दिन से उस बारे में बात भी कर रहे हैं। एक नाम और लेते हैं, राना टिग्रीना। देखिए टिग्रीना को टाइगर मत समझ लीजिएगा, ये मेढक का नाम है राना टिग्रीना। राना इसका जेनरिक नेम है और स्पेसिफिक एपिटाइप क्या हो गया, टिग्रीना। तो उसकी फैमिली कौन सी हुई, टिग्रीना, और टिग्रीना टाइगर की फैमिली नहीं होती, ठीक है, उसे कंफ्यूज मत करिएगा टाइगर से। तो कई नाम हैं इसमें, कई, एक बार मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 4 नाम आपको दे देंगे और 4 उनके कॉमन नेम दे देंगे और मिलाने को कहा जाएगा। बहरहाल इसका ऑप्शन सी सही है, अभी हमने देख लिया है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए हम लोग बात कर ही रहे थे और नाम आ भी गया।
अब ये पूछ रहे शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ लायन। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? पैंथेरा ओंका, पैंथेरा टिग्रिस या पैंथेरा टाइग्रिस। ऑप्शन सी है पैंथेरा लायन, ऑप्शन डी है पैंथेरा लियो और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इसमें ना दो चीज़ें जानने वाली हैं कि ये जो नाम है ना ये हमेशा होता है लैटिन भाषा में, अंग्रेज़ी की भाषा नहीं है, इसीलिए हमें जो नाम है वो थोड़े मिलते जुलते से लगते हैं। अब देख लेते हैं इसमें क्या। अब देखिए पैंथेरा तो सब में कॉमन है और अभी हमने पीछे क्या देखा था, जो पहला वाला है उसको क्या बोलते हैं, जेनेरिक नेम जो होता है वो हो गया पैंथेरा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि पैंथेरा है ही, ठीक है। अब पीछे वाला समझना है। तो पैंथेरा ओंका जो है ना ये कहा जाता है पैंथेरा ओंकस का, हालांकि माफ़ कीजिएगा सही उत्तर नहीं है, मैं डिस्कस कर रहा था। पैंथेरा ओंका जो है ना ये है पैंथर का। पैंथर क्या होता है? पैंथेरा ओंका होता है आपका जैगुआर। जो जैगुआर है उसका नाम है पैंथेरा ओंका, ठीक है। जैगुआर को हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, हाँ तो देख लीजिएगा क्या कहते हैं। और जैगुआर जो है वो कुछ कुछ जो चित्तेदार होता है, इसके ऊपर छोटी छोटी धारियाँ होती हैं। हमारे यहाँ लेपर्ड मिलता है और जैगुआर मिलेगा आपको साउथ अमेरिका के जंगलों में, ठीक है। पैंथेरा टाइग्रेस ये है हमारा बंगाल टाइगर, ठीक है। पैंथेरा लायन जो है ये किसी का नाम नहीं होता। और शेर का क्या सही नाम है? पैंथेरा लियो। घा ऑप्शन जो है ये सही है इसका, पैंथेरा लियो। तो याद रखिएगा शेर का पैंथेरा लियो है और पैंथेरा टाइग्रेस है हमारे यहाँ बंगाल टाइगर का, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्ट इंक्लूड पेरेंट्स फ्रॉम, यौन प्रजनन में डैश माता पिता शामिल होने चाहिए। अब देखिए हमें ये बात पता है कि जो यौन प्रजनन की प्रक्रिया है उसमें पुरुष और मादा दो अलग अलग होंगे पहले तो उनके लिए क्या होना चाहिए, वो दोनों क्या एक ही किंगडम से होने चाहिए, क्या एक ही फाइलम से होने चाहिए, क्या एक ही जीनस के होने चाहिए, या एक ही प्रजाति के हों, या उपरोक्त में से कोई नहीं सही है, ठीक है। ये आपको बताना है। तो देखिए समझते हैं सेम किंगडम का क्या मतलब हो गया। तो हमने दो किंगडम पढ़ी थी अलग अलग, एक होती है पादप या प्लांट किंगडम और एक होती है पशु या आपकी एनिमल किंगडम। तो अगर कोई पौधा है या कोई जीव है तो क्या उसमें यौन प्रजनन की प्रक्रिया हो पाएगी? नहीं भाई, एनिमल किंगडम में तो अलग अलग प्रजाति हो गई ना, एक तरफ कुत्ता है, एक तरफ बिल्ली है, एक तरफ मछली है, ये सब सेम किंगडम में आ गए तो इतना तो होता नहीं, ये होगा नहीं। सेम फाइलम के हैं क्या? अब फाइलम हमने अलग अलग पढ़े थे, तो अलग अलग फाइलम होते हैं तो एक फाइलम के होके भी काम नहीं चलेगा। क्यों? एक फाइलम में भी कई प्रकार के जीव आते हैं भाई। जैसे समझ लेते हैं एक फाइलम है आपका कॉर्डाटा, तो कॉर्डाटा में मछली भी है, बंदर भी है, शेर भी है, ठीक है, तो फाइलम होगा नहीं। एक जीनस के हैं क्या? एक जीनस के होने से भी कुछ नहीं होगा। बंदर की कितनी प्रजातियां होती हैं, ठीक है। कुल मिला के इसके लिए एक ही प्रजाति का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, याद रखिएगा, सही होगा सेम स्पीसीज। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 244 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कैट एंड लायंस फिट इनटू द फैमिली कॉल्ड, बिल्लियां और शेर परिवार किस परिवार में फिट होते हैं? तो आइए देख लेते हैं। जो पैंथेरा है, पैंथेरा भी हमने देखा ना, उसमें तीन हमने भी देखे थे, पैंथेरा टिग्रिस देखा था, पैंथेरा लियो देखा था, पैंथेरा ओनका देखा था।
तो जो पैंथेरा होती है इसमें बड़े जो बिल्लियाँ होती है वो आती हैं, ठीक है, जैसे शेर आएगा, चीता आएगा, आपका बाघ आ जाएगा। किसमें? पैंथेरा में। बिल्ली नहीं आएगी, बिल्ली छोटी होती है, ये नहीं होगा, ठीक है। और कैनिडे फैमिली में कौन आएगा? कैनिडे फैमिली में आएगा आपका कुत्ते आ जाएंगे, लोमड़ी आ जाएगी, भेड़िया आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? फेलिडे फैमिली, ये फेलाइन फैमिली है, इसमें आएंगे दोनों, बिल्ली भी और शेर भी, ठीक है। और मैमलिया में तो सारे ही मैमल आ जाते हैं। शुरू हो जाइए, जितने आपको स्तनधारी दिखाई देते हैं वो सब मैमलिया में है, ठीक है। तो आपसे बड़ा पर्टिकुलर पूछा, अगर फेलिडे फैमिली नहीं दिया होता तो एक बार को हम लोग मैमलिया कह सकते थे, ठीक है। बहरहाल इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। पीपीएससी 67 और 68 के लिए मेंस ऑप्शनल कोर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलॉसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस और सोशलॉजी के लिए 2 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। आप लोग इस दिए हुए नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 245 आपके सामने। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इकाइनोडर्माटा के बारे में अनुचित है या गलत है? आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है लार्वा अवस्था द्विपक्षीय रूप से सममित है और व्यवसक में रेडियल रूप से सममित है या रेडियली सिमेट्रिकल है, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है कि वे डायोसिडियस और अधिकांश बार निषेचन बाहरी होता है, ठीक है। इसको भी समझेंगे, एक बार ऑप्शन पढ़ लेते पहले। ऑप्शन सी कह रहा है लार्वा स्थिर और द्विपक्षीय रूप से सममित होता है। ऑप्शन डी कह रहा है इनके पास उदर पक्ष पर मुंह और षष्ठीय पक्ष पर गुदा के साथ एक पूर्ण पाचन तंत्र होता है। दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद द माउथ ऑन वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द डॉर्सल साइड। देखिए, इकाइनोडर्म के बारे में अगर समझना है तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सितारा मछली। सितारा मछली को आप देख लीजिए एक बार और ये प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं जो सितारा मछली है। अब ये पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो इनका लार्वा रूप होता है, मतलब जब बच्चा जन्मा है तो उसमें द्विपक्षीय है, मतलब अगर उनको बीच से काट दिया जाए तो वो, अगर मान लीजिए ऐसा है कुछ, यहाँ से काट दिया तो एक हिस्सा ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों एक जैसे हैं, तो वो द्विपक्षीय रूप हो गया, ठीक है। और जो व्यवसक है वो रेडियल रूप से सम्मित है। अब रेडियल रूप क्या हो गया? रेडियल होता है रेडियस, अगर ये बीच का इसका केंद्र है तो चारों तरफ बराबर होंगे। और तारा मछली कैसी होती है? तारा चारों तरफ से बराबर होती है, अगर एक बीच हम उसका केंद्र रख दें तो ऑप्शन ए तो लग रहा है सही होगा, है ना। और आपसे अनुचित पूछा है, गलत। ऑप्शन से तो सही लग रहा है फिलहाल। ऑप्शन बी देखते। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? दे आर डायोसियस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। अब ये कह रहा है कि जो इसमें प्रजनन की प्रक्रिया जो होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, बाहरी होती है। तो इकाइनो जो डर्माटा है उसमें ये बात सही है, निषेचन की प्रक्रिया जो होती है ये बाहर होती है। और जो इंसान होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन निषेचन कहाँ होता है? अंदर होता है, ठीक है। आप मेढक में कमेंट करके बताइए निषेचन की प्रक्रिया आंतरिक होती है या बाहरी होती है, या आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए मेढक के बारे में। कल हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की थी, ठीक है। ये ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? लार्वा स्थिर और द्विपक्षीय रूप से सम्मित होता है। अब आप बताइए, अगर लार्वा स्थिर होगा और सितारा मछली पाई कहाँ जाती है? पानी के अंदर। तो पानी, बहता हुआ पानी है समुद्र का, उसमें क्या लार्वा स्थिर हो सकता है? ये सोचने वाली बात है कि नहीं। तो लार्वा स्थिर नहीं होगा और ये गलत हो जाएगा, और यही सही उत्तर है। आपसे गलत ही पूछा था और ये सही है, ठीक है। और ऑप्शन डी जो है फैक्ट है, बिल्कुल। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो पाचकीय तंत्र है वो पूर्ण तरह से विकसित होता है, ठीक है। ये सही है ऑप्शन डी। ऑप्शन गलत पूछा था तो ऑप्शन सी हो गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे।
प्रश्न नंबर 246 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर गार्ड द आइज ऑफ फ्रॉग इन वाटर। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पानी में मेढक की आंखों की रक्षा करती है। आप देखिए, मेढक जो है वो क्या है, वो पानी के अंदर भी रहता है, बाहर भी रहता है। और मेढक की आंखें आपने देखी बाहर की तरफ निकली होती, उभरी हुई होती। तो और मेढक की पलकें नहीं होती जैसे हमारी पलकें हैं ऊपर से, अगर कोई धूल का कण आता है तो पलकें बंद हो जाती हैं। मेढक में ऐसा नहीं होता। तो पूछ रहा है कि उनकी आंखों की रक्षा कौन करता है। ऑप्शन ए दिया है टिम्पनम, ऑप्शन बी आई लैशेस पलकें, ऑप्शन सी आईलिड, ठीक है, पलक, ऑप्शन डी निसिटेटिंग मेम्ब्रेन, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन। तो बताइए। देखिए, इसका सही उत्तर पहले लगा लेते, फिर आपको समझा देते कैसे होगा। जो निसिटेटिंग मेम्ब्रेन है, ये क्या होती है, एक तरह की झिल्ली होती है जो मेढक की आंखों के ऊपर आ जाती है और आंखों को बचाती है, ठीक है। वहीं जो टेम्पनिम है, जो टेम्पनिम होता है, ये एक तरह की मेम्ब्रेन है। ये क्या करती है, ये ध्वनि को सुनती है, मेढक की आंखों के पास ही होती है। तो अगर ध्वनि के बारे में पूछा जाए तो ऑप्शन होगा टेम्पनिम, ठीक है। और निसिटेटिंग मेम्ब्रेन आंखों के लिए। तो दोनों बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 247 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएप्रोप्रिएट अबाउट वर्टिब्रेटा। ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, केशुरुकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन बात अनुचित है। ऑप्शन ए है सभी कॉर्डेट्स कशेरुक हैं, ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। अब बताइए ऐसा है क्या। तो देखिए, ऐसा है कि सारे जो कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट होंगे ये ज़रूरी नहीं है, परंतु सारे कशेरुक जो हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं। जो कॉर्डेट है उसके मुख्यतः दो विभाजन हुए, एक हुआ केशरूप में जिसको हम लोग कॉर्डाटा बोलते हैं, और दूसरा एक और हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स, ठीक है। तो दो पार्ट में कॉर्डेट्स बटे, एक बन गया आपका वर्टिब्रेटा, एक बना सिफेलोकॉर्डेट्स। तो जब इसकी दो प्रजातियां हो गई किसकी, कॉर्डेट्स की, तो सारे जो केशरूक है वो कॉर्डेट्स नहीं होंगे, ठीक है। ये बात इसकी अनुचित हो गई। कौन सी, ये आपसे अनुचित ही पूछा, यही इसका सही उत्तर है। हालांकि हम लोग बाकी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, इन वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स। केशरुकियों में नोटोकॉर्ड के को व्यवसकों में केशरुक स्तंभ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अगर आपको ने ये पढ़ा है ना वर्टिब्रेट्स के बारे में, तो आपको ये बात पता होगी कि पहले क्या रहता है, जो एम्ब्रियो स्टेज होती है उसमें नोटोकॉर्ड होती है, और जब बच्चा जन्म हो जाता है धीमे धीमे, मतलब जन्म लेने से पहले ही जो नोटोकॉर्ड है ना वो वर्टिब्रेट में या रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है। ऑप्शन बी सही है। आपसे गलत पूछा था, ऑप्शन ए लगा दिया। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, इनके पास एक निश्चित अवधि के बाद पोस्ट गुदा पूंछ नहीं होती। सत्य बात है, हम लोग के कहाँ पूंछ होती है, ठीक है। वहीं से देख लीजिए, हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं कि शुरू के भीतर आते हैं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, भ्रूण की अवधि के दौरान नोटोकॉर्ड मौजूद है। हम लोग वही बात कर ही रहे थे कि बच्चे का जन्म जब होता है तब तक ये नोटोकॉर्ड गायब हो जाती है। किस से बदल जाती है, वर्टिब्रेट या रीढ़ की हड्डी से। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। गलत पूछा था आपसे, गलत ए ही है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 248 आपसे पूछ रहा है एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है एटीपी का। ये सरल प्रश्न है, आपको पता होगा कि जो एटीपी है उसको क्या बोलते हैं। एटीपी को बोलते हैं एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन ए याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट सवाल आता है एटीपी का। एटीपी एडीपी दोनों। एडीपी होता है एडिनोजाइन डाइफॉस्फेट, और ये ट्राइफॉस्फेट है तो टी हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 248 हमने देखा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 249 कि ग्लूकोज शरीर में लैक्टिक एसिड में कहाँ परिवर्तित होता है। तो कल हमने थोड़ा इसके बारे में जानकारी ली थी
कि जो मांसपेशियां होती हैं उसमें जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो ग्लूकोज है वो किसमें, ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, और जिसकी वजह से हल्का हल्का दर्द भी होता है। ठीक है, तो कहाँ होगा, स्केलेटल मसल्स, बिल्कुल सही बात है, यही होगा मांसपेशी में, और कहीं नहीं होगा। ऑप्शन बी सही हो गया इसका। आगे बढ़ेंगे। बीपीएससी 67 और 68 के लिए मेंस ऑप्शनल कोर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलॉसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस, सोशियोलॉजी के लिए 2 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। आप लोग अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 250 आपसे पूछ रहा है डीएनए में किस प्रकार की शुगर मौजूद होती है। हिंदी में भी शुगर ही बोलेंगे, इसको चीनी मत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो ये प्रश्न हल हो जाएगा आपसे। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको याद रख सकते हैं, याद रखने के मतलब से डी मतलब डाई होता है, और डाई मतलब दो, डी से डबल, डी से डाई। ऑप्शन सही क्या हो गया इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 251 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड नहीं है। अब मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, देखिए 3 प्रकार की शुगर होती हैं मुख्यतः। एक होती है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड मतलब, चलिए भी बताते हैं। मोनोसैकेराइड मतलब C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। मान लीजिए जहाँ C6H12O6 इस प्रकार का मॉलिक्यूल होगा, उसको बोलेंगे मोनोसैकेराइड। ठीक है, और डाइसैकेराइड क्या होगा, C12। डाइसैकेराइड ये समझिए ग्लूकोज को 2 से गुणा कर दिया तो C12 हो गया, H22O11। ये चीनी का फॉर्मूला होता है शुगर का, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं चीनी। ठीक है, ये हो गया डाइसैकेराइड। क्यों भाई, मोनो है, 2 से गुणा कर दिया तो डाइसैकेराइड हो गया। और एक होता है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड हो गया, इसमें बहुत ढेर सारी चीनियाँ आपस में मिली हुई हैं, एक तरह का बड़ा लंबा मॉलिक्यूल है। उसका बड़ा अच्छा उदाहरण है आपका स्टार्च। ठीक है, तो ये हमने उदाहरण देख लिया। प्रश्न को देख पर आते हैं। प्रश्न कह रहा है मोनोसैकेराइड नहीं है, तो देखिए सुक्रोज जो है ना, ये मोनोसैकेराइड नहीं है आपका, ये चीनी है जो घर में खाई जाती है। जबकि ग्लूकोज, तो जो ग्लूकोन डी आता है वो ग्लूकोज रहता है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज होता है फलों में। ठीक है, गैलेक्टोज ये भी C6H12O6। तो ये तीनों जो हैं बी सी डी ये मोनोसैकेराइड है, जबकि सुक्रोज जो है ये मोनोसैकेराइड ना होकर डाइसैकेराइड है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 252 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हार्मोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए सीधा सीधा प्रश्न है, ये हमें पता भी है, इंसुलिन एक हार्मोन है। जबकि जो कैराटिन और कोलेजन है ये क्या है, कैराटिन और कोलेजन ये दो जो दिए हुए हैं ये क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन है। ठीक है, और ऑप्शन डी जो GLUT4 है ये क्या है, ये प्रोटीन को एक तरह से ले जाने का काम करता है। इज अ कैरियर फॉर प्रोटीन दैट इनेबल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल। ठीक है, ये प्रोटीन को ले जाने का काम करता है, इतना समझ लीजिए बस, ज़्यादा विस्तार से में जाने की ज़रूरत भी नहीं है GLUT4 के लिए। कोलेजन कैरेटिन एक कई बार पूछे गए हैं, ये एक प्रकार के प्रोटीन है, और इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 253 आपके सामने प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि एंटीबॉडी का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके दिए हुए ऑप्शन है कि एक्ट एज टिश्यू टॉक्सिन, ऊतक विषाक्त पदार्थों के रूप में कार्य करता है, डिग्रेड्स ओल्ड एरिथ्रोसाइट्स, पुराने एरिथ्रोसाइट्स को
डिग्रेड करता है मतलब नष्ट करता है। ऑप्शन सी, फाइट्स इन्फेक्टियस एजेंट्स, संक्रामक एजेंटों से लड़ता है। जो संक्रामक मतलब रोग हैं या बीमारियां हैं उनसे लड़ने में एंटीबॉडी मदद करता है। ऑप्शन डी कह रहा है हेल्प इन ग्रोथ ऑफ सेल, कोशिकाओं के विकास में मदद करता है। या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो पहले तो ये बताइए एंटीबॉडी है क्या। एंटीबॉडी एक तरह के प्रोटीन है, ठीक है, जो हमारी इम्यून सिस्टम का पार्ट है, जो इम्यून प्रणाली है उसका हिस्सा है। और इनका मुख्य कार्य क्या है, संक्रामक जो रोग हैं उनसे लड़ना, फाइट इन्फेक्टियस डिसीज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 254 आपसे पूछ रहा है कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस नहीं पाया जाता है। सीधा सीधा प्रश्न है, अगर आपको पता होगा इसके बारे में तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, ए टी सी जी, एडिनाइन, थाइमीन, साइटोजाइन, ग्यूनाइन, ये चार आपको दिए हुए हैं। और एक होता है ए यू सी जी, एडिनाइन, यूरेसिल, साइटोजाइन, ग्यूनाइन। ये नीचे वाला है रहता है आरएनए में, ठीक है, और ऊपर वाला रहता है डीएनए में। थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाएगा आरएनए में, और डीएनए में यूरेसिल की जगह क्या होगा, थाइमीन। आपके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ग्यूनाइन, एडिनाइन, थाइमीन, साइटोजाइन। तो आरएनए में क्या रहता है, यूरेसिल, थाइमीन नहीं होगा, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। कहने का नहीं पाया जाता पूछ रहा है ना, तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 255 आपके सामने देखिए, प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड के बारे में अनुचित है। विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज इनएप्रोप्रिएट अबाउट लिपिड्स। आपको बताना है कि नीचे जो ऑप्शन दिए हुए उनमें से कौन सा लिपिड के बारे में गलत है। लिपिड एक तरह का फैट है या वसा कह सकते हैं। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, दीज आर हेट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्राइज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो CHO है ये क्या है, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये O है, O फॉर ऑक्सीजन। ये विषम कार्बनिक यौगिक है, हेट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ये पानी अघुलनशील हैं और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा छोड़ते हैं। ये बात सही है, और ऑप्शन ए भी सही है। हम लोगों ने कुछ दिन मेरे ख्याल से परसों ये पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा वसा में होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा छोड़ता है, वसा में ज़्यादा होती है। ऑप्शन सी क्या है, ये पानी की बाधा और संदेशवाहक के रूप में भी कार्य करते हैं। These also act as water barriers and messengers and are constituents of the plants। ये बात सही है, ऑप्शन सी भी सही है इसका। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि फॉस्फोलिपिड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फैटी एसिड्स। देखिए ये गलत हो गया। अब क्यों, इसके बारे में बात कर लेते। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो सरल फैटी एसिड नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, बस इतना सा ही इसमें खेल है। आपको पता होना चाहिए कि फॉस्फोलिपिड्स सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, उतने में हो जाएगा प्रश्न। आपसे क्या पूछा है, कौन सा लिपिड के बारे में गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फॉस्फोलिपिड जो है वो सरल ना होके कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, BPSC 60th के लिए 2 अक्टूबर से GS की क्लासेस शुरू हो गई हैं। आप लोग अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। और इस प्रकार आज की जो क्वेश्चन की श्रृंखला थी यही समाप्त होती है। कल हम लोग फिर मिलेंगे प्रश्न नंबर 256 के आगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।